हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। इस सीरीज में यार हम पूरी जेई की 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, तो अगर अभी तक तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप के ऊपर। और इसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे दिया जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो स्टार्ट करते हैं। तो हैंड कर सकते हो सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बेसिकली एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इसको समझेंगे। तो कुछ इस तरीके का पहले तो एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये सीलिंग है एक तरीके की। एंड यहाँ से ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और इससे सपोज ये एंगल तुम्हें गिवन है थीटा नॉट, और इसकी वैल्यू है सपोज 30 डिग्री। तो यहाँ पर अभी हम वैल्यू ले ले रहे हैं, बाकी तुम जनरली थीटा नॉट मान के भी सारी चीजें कर सकते हो। और ये एक बॉब है जिसका मास है स्मॉल एम, और ये इस तरीके से इस पे अटैच्ड है। ठीक है, तो ये है। तो ये बेसिकली एक पेंडुलम है। अब ये अगर तुम इसको तुम ध्यान से देखो तो इसको अगर हम यहाँ पे इसी पोजीशन पे छोड़ दें, इसी 30 डिग्री वाली पोजीशन पे, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा। कितना जाएगा? तो ये भी तुम्हारा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री जाएगा और फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वैसे जाएगा। तो एक तरीके का एक एसएचएम टाइप का मोशन ये करेगा। ठीक है, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो जनरली नहीं, हम मान के चलते हैं कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसका मोशन कैसा होगा, ये यहाँ से जाएगा और इस बेसिकली ये 30 डिग्री तक जाएगा और फिर यहाँ से फिर वापस आएगा और इस तरीके से मोशन ये करता रहेगा। ठीक है, तो इसी पे काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो वो एक एक करके देखेंगे कि इस तरह पे क्या क्या चीजें, जितने भी पॉसिबल चीजें पूछी जा सकती है वो हम सारी डिस्कस करेंगे, कि अगर पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उससे इजिली हो जाए। तो ठीक है, तो तुम इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो। अ पेंडुलम बॉब इज स्विंगिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ। पेंडुलम, एक मिनट, हाँ ठीक है, बॉब इज स्विंगिंग। ठीक है, विथ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विथ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये तो दिखा दिया मैंने तुम्हें कि मैक्सिमम 30 डिग्री जा रहा है, फिर वो वापस उल्टा 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। तो पहली चीज जो हम पूछ रहे हैं इसमें, तो हम डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज जो हम इसमें पूछ रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 बार, या 80 का बेसिकली मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, तो बार हटा दो, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, डायरेक्शन तो अपने आप देख ही लोगे। व्हेन रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इक्वल टू जीरो, जब ये रेडियल एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो होगा, उस पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसको। तो जो तुम्हारा ए आर होता है वो क्या होता है? वो mv² बाई आर होता है। और इसको ये बोल रहा है जीरो होगा, तो ये जीरो कब होगा? क्या रेडियस जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है बहुत कुछ एल है, तो वो लेंथ तो जीरो है नहीं, तो ये जीरो नहीं हो सकता। और मास भी जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब वी जीरो हो जाए। तो v इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस पॉइंट पर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट पर अब तुमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, अब ये समझो। ठीक है, तो वैसे तो तुम इसकी पूरी एनालिसिस कर सकते हो। अब ये बताओ, मतलब ए आर जीरो तुम्हारा तब होगा जब तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होगी। और वेलोसिटी जीरो कब होगी इस पूरे मोशन में? अब ये यहाँ से जब तुम इसको रिलीज करो तब इसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ये रेस्ट पे है जब ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। फिर यहाँ से जब चलेगा तो ये कुछ वेलोसिटी गेन करता चलेगा, गेन करता चलेगा, और जब ये इस पॉइंट पर होगा तब भी इसके पास इधर की तरफ एक वेलोसिटी होगी, फिर ये वेलोसिटी होगी, ये इस तरीके से मूव करते करते फिर जब ये 30 डिग्री पर पहुंचेगा फिर से, तब इसकी जो है या इस पॉइंट पर फिर से वेलोसिटी जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो कौन कौन से पॉइंट पर हो रही है? एक इस तरफ मैक्सिमम पर और एक इस तरफ मैक्सिमम पर। तो वेलोसिटी जीरो हो रही है एक इस तरफ मैक्सिमम पर और एक इस तरफ मैक्सिमम पर। तो ये दो पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स पर तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनाना है। तो आओ देखते हैं।
तो एक काम करते हैं, पेंडुलम का पहले तो एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, हम जनरल पॉइंट में भी बना सकते हैं, पर जब अपने को दिख रहा है कि 30 डिग्री वाला पॉइंट ही है तो फालतू का कॉम्प्लिकेट क्यों करना। तो 30 डिग्री वाले पॉइंट पर ही हम एफबीडी बना लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पर फोर्सेस देखो क्या क्या होंगे। तो एक तो इस पर होगा इसका वेट mg डाउनवर्ड, और एक होगा ये टेंशन। ठीक है, और तुमसे पूछा क्या है, टेंशन ही पूछा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री था तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री नहीं होगा? ये तुम्हारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये 30 है तो ये भी 30। ठीक है भाई, ये 30, जरा मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो क्या ये भी 30 नहीं होगा? होगा। तो अब चुपचाप से इस एमजी के कंपोनेंट ले लो। जब कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा mg cos 30 डिग्री, और एक आएगा रेडियल के लिए तुम्हारा mg sin 30 डिग्री। तो अभी अपने को रेडियल से लेना देना है ही नहीं, अपने को टेंशन चाहिए थी। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg cos 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है तुम्हारी, सॉरी cos 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये हो जाएगी mg/2। ये टेंशन की वैल्यू हो गई। एक मिनट, टेंशन चाहिए था? ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, टेंशन तो नहीं चाहिए था अपने को, क्या चाहिए था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था ना, सॉरी सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स क्या है इस पूरे अरेंजमेंट में? टेंजेंशियल फोर्स बस ये वाली है, तो मैं समझ में आ रहा होगा, ये तो रेडियल फोर्स दे रही है, दोनों रेडियल डायरेक्शन में है, और ये तुम्हारी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो एटी जो होगी तुम्हारी वो FT/m हो जाएगी। तो FT तुम्हारी क्या है, mg sin 30 डिग्री। तो एटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, mg sin 30 डिग्री अपॉन m, यानी कि g sin 30 डिग्री, और 30 डिग्री यानी कि हाफ, यानी कि g/2 तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया जब तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन 0। और देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में। ठीक है, सेकंड पार्ट है तुम्हारा, व्हेन इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, तो वैल्यू इन टेंशन, व्हेन इट्स ar = 0, वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये तो हमने पिछली बार ही कैलकुलेट कर लिया यार अभी, तो हम गलती से हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया था। ये तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है। टेंशन हमने निकाला था mg/2, सॉरी mg cos 30 डिग्री, हाँ ये गलती हो गई। तो cos 30 तुम्हारा √3/2 होगा, तो mg √3/2, ये तुम्हारा टेंशन है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है ऊपर, cos 30 √3/2 होगा, और cos 60 हाफ होगा, वो गलती हो गई थी। तो ये हो गया तुम्हारा टेंशन। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, इसी एफबीडी से। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों इजी पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें किया सकती हैं। तो थर्ड पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, when the bob reaches at bottom point O, find its speed. When the bob reaches at bottom point O, find its speed। इसमें बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, तो फिगर क्वेश्चन वाले में देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा पॉइंट O, जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है। जब तुम इसको यहाँ से छोड़ोगे, इस पॉइंट से जब इसको हम रिलीज करेंगे, तो ये ऐसे मूव करके आएगा और इस पॉइंट पर आएगा। तो ये तुम देख ही सकते हो कि ये यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस है जो ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये ऐसे जाएगा थोड़ा थोड़ा ऐसे, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर जब ये आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आओ इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले एक बार इसका फिर से। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ, और ये है अपना पॉइंट जहां से हमने इसको रिलीज किया था, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके देखो दो तीन मेथड है। तो पहले हम एक वर्क एनर्जी वाला मेथड है, जो सबसे सिंपल मेथड है, जो हमें करना चाहिए। तो अगर तुमने वर्क एनर्जी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वही है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करना है। नहीं समझ में आया तो अभी छोड़ देना, वर्क एनर्जी के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट मैं बता तो देता ही हूँ। तो पहला है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जब यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूँ, डेटम मान लेता हूँ अपना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी mg/h, और h क्या है, ये वाली हाइट। ठीक है, फिर जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर।
हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें से वी यहाँ की स्पीड है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर जो कि फाइनल है तुम्हारा, प्लस जीरो इज इक्वल टू एम जी एच प्लस जीरो। ये लिख सकते हो तो ठीक है, सिंपली। तो ये हो गया। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो वी इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब बस ये एच कैलकुलेट करना है। तो एच की वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी लेंथ ये एल है तो ये हमें माननी है। वैसे क्वेश्चन में शायद एल मेरे को मेंशन करना चाहिए था, मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। तो लेंथ ये एल भी गिवन ही है, ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, इसको तुम लिख लेना। ये इसकी लेंथ एल है, ठीक है। तो ये हो गया। तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। अब इस एच की वैल्यू कैसे निकाले, तो तुम ध्यान से देखो, ये एल है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारी ये वाली लेंथ है, ये हो जाएगी तुम्हारी एल कॉस 30 डिग्री, मानते हो, ठीक। और ये जो पूरी लेंथ है, ये वाली यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये एल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे नीचे आती तो ऐसा होता ना, तो ये एल हो जाती, ठीक है। तो एच तुम्हारी एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री नहीं हो जाएगी, एच जो तुम्हारी होगी वो ये पूरा एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री, तो तुम्हें ये वाला एच मिल जाएगा। तो एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री तुम्हारी एच की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं भाई, एच हो जाएगी तुम्हारी एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री, यानी कि एल अंदर आएगा वन माइनस कॉस 30 डिग्री, यानी कि एल इंटू में वन माइनस रूट थ्री बाय टू, ये हो जाएगी तुम्हारी एच की वैल्यू, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू जी एच, यानी कि टू जी एल वन माइनस रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से लिख सकता हूँ, टू को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगी तुम्हारी वी स्क्वायर की वैल्यू। पूछा क्या था भाई, स्पीड पूछा था वी, तो वी हो जाएगी तुम्हारी जी एल, ये सॉरी रूट ओवर जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये था सबसे आसान मेथड इस चीज को करने का। एक और मेथड है, ठीक है, इसे तुम खुद ट्राई करना, मैं तुम्हें मेथड बता दे रहा हूँ कैसे होता है। और अगर ना हो तो मेरे को इसमें कमेंट्स में डाल देना, तो मैं अगली क्लास में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं मेथड समझा दे रहा हूँ। तो मेथड ऐसा है कि वही है, ये रहा तुम्हारा बॉब, इस तरीके से। सपोज इसको जब हमने रिलीज किया था 30 डिग्री, अब ये किसी जनरल एंगल अल्फा पर आ गया, मतलब बेसिकली हमने रिलीज कहाँ से किया था, रिलीज हमने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर किया था। ये हो गया मान लो जो इनिशियल पोजीशन, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये किसी एंगल अल्फा तक आ गया, ठीक है। किसी जनरल एंगल अल्फा पे अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो ये हो गई टेंशन, इस पर फोर्सेस दिखा रहा हूँ, एम जी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके कंपोनेंट ले लो, ये आएगा तुम्हारा एम जी कॉस अल्फा, ये आएगा तुम्हारा एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो ए टी जो है तुम्हारा, वो आएगा एम जी साइन अल्फा, है ना। और ए टी को मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, है ना। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी डी वी इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा डी एस, है ना। तो डी एस क्या है, कि अगर अब यहाँ से मैं छोटा सा एक एंगल डी अल्फा आगे बढ़ता हूँ, अल्फा वाली पोजीशन से, ये डी अल्फा मैं आगे बढ़ा हूँ, तो ये जो लेंथ कवर की है मैंने, तो ये जो डी एल लेंथ होगी, वो होगी तुम्हारी एल डी अल्फा, सॉरी ये डी एस लेंथ बेसिकली, तो ये हो जाएगी हमारी एल डी अल्फा। तो डी एस को मैं यहाँ से एल डी अल्फा लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा एम जी एल साइन अल्फा डी अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी डी वी के बराबर। अब चलो इतना बता दिया तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो v की लिमिट क्या होगी, v इनिशियल जीरो था, उस टाइम में तुम्हारा अल्फा क्या था, थीटा नॉट इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री था। और अब हमारा v एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा हम ढूंढ रहे हैं, ओ सॉरी, क्या ढूंढ रहे थे, एक मिनट, बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे थे ना। तुम जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी भी से लिख सकते हो एट एन एंगल थीटा, बट वो अभी नहीं करना हमें, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर देखना है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारी जो थीटा की वैल्यू हो, जब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या ये जीरो नहीं होगी, जब ये एकदम ऐसे वर्टिकल हो जाएगा तो ये थीटा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो वही हम जीरो यहाँ पर अभी लिमिट देंगे, थीटा की लिमिट हो जाएगी तुम्हारी 30 से लेकर के जीरो की, जीरो तक। और जीरो से लेकर के इसकी वेलोसिटी मैंने कुछ वी बोल दी, इधर मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन किया है, ये तुम्हारा एम जी एल तो बाहर आ जाएगा भाई, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और इसकी लिमिट देंगे 30 डिग्री से जीरो, ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम जी एल
अंदर आएगा तुम्हारा, कॉस जीरो होता है तुम्हारा वन, एक मिनट, हाँ कॉस जीरो होता है तुम्हारा वन, तो माइनस वन, और कॉस थर्टी होता है तुम्हारा माइनस रूट थ्री बाई टू। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? आ, क्या हो रहा है यार? अच्छा एक मिनट, हाँ। अल्फा बेसिकली तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन और आना चाहिए था, वो हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो अल्फा डिक्रीज हो रहा है, तो एक, एक मिनट चेक कर लूँ जरा। हाँ, तो यहाँ पर एक माइनस साइन और आएगा, वही गलती हो रही थी, तो यहाँ पे माइनस साइन और आएगा। तो ये कॉस अल्फा, जो माइनस कॉस अल्फा था, ये माइनस माइनस मिल करके ये वाला माइनस यहाँ से हटा देंगे, तो इसको प्लस कर देंगे। तो ये कुल मिला के तुम्हारा ऐसा बचेगा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा वन माइनस रूट थ्री बाई टू। आप ठीक आ रहा, ठीक है, यही गड़बड़ हो गई थी, ये हटा दो। तो ये आ जाएगा, तो इस मेथड से भी तुम्हारा बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टू एम जी एल, सॉरी एम जी एल टू माइनस रूट थ्री। यही आई थी ना ऊपर भी? एक मिनट, इसमें एम एक्स्ट्रा आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, ये एटी एम जी साइन अल्फा तो नहीं होगा यार, यही गलती हुई है। एटी तो जी एच साइन अल्फा ही होगा, एम थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एम हटा तो सब जगह था, ठीक है, एम गलती से आ गया है। ये जी एल माइनस जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री, ये आ जाएगा। ये आ गया, और फिर वही भी तुम्हारा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी, सॉरी अंडर रूट ऑफ जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री। तो ये इस मेथड से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है यार, इतना ज्यादा अच्छा मेथड है वो वर्क एनर्जी वाला, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जिससे करो। तो और चीजें देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। सेकंड, हाँ, अब देखते हैं और चीजें इसमें क्या पूछ सकते हैं। तो तीन चीजें तो हो गई, अब चौथा पार्ट, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट बॉटम। ठीक है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट बॉटम। तो बॉब जब बॉटम पे होगा, तो उस पॉइंट उस टाइम पे तुम्हें टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। तो आओ देखते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो तुम्हारा ये है, इनिशियली तुम्हारा ऐसा था, ठीक है, 30 डिग्रीज पर, ठीक है, बट अब ये फाइनली जो इसकी सिचुएशन है वो ऐसा है कि बॉब तुम्हारा इस तरीके से वर्टिकल हो गया है ना, तो मतलब बॉब तुम्हारा बॉटम पर है। तो इस टाइम पे तुम्हें टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है, तो क्या होगा? तो एफबीडी देखते हैं भाई, है ना। तो अब इस पर जो दोनों फोर्सेस होंगी, एक होगा इसका वेट एम जी, और एक होगा इसका टेंशन, बस दो ही फोर्सेस है। तो अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो बोलेंगे भाई टी इक्वल टू एम जी, और यही आंसर दे करके आगे बढ़ जाएंगे, और ये भी ऑप्शन में होगा। अगर अच्छा पेपर है तो ये भी ऑप्शन में होगा, बट क्या ये आंसर सही है? खुद सोचो। क्या हम फोर्सेस इक्वेट कर सकते हैं? क्या ये इक्विलिब्रियम में है इस समय? खुद सोचो। अब ध्यान दो, इस पॉइंट पर अभी हमने बोला कि इसके बाद एक वेलोसिटी है v, और उस v की वैल्यू क्या है, ये जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसके बाद एक वेलोसिटी है, इसके बाद एक वेलोसिटी है, तो इस पर इसके पास एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, और उसकी वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाई आर, या आर को यहाँ पे एल, क्योंकि इसकी लेंथ एल थी, एम वी स्क्वायर बाई एल। और ये क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगी, इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो टेंशन की जो तुम्हारी यहाँ से वैल्यू आएगी, वो आएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। समझे बात को? तो टेंशन एम जी है, ये बात नहीं है, ये गलत है। ये तब होता जब ये वी जीरो होता, बट क्या ये वी जीरो है? नहीं है। वी जीरो नहीं है, तो टेंशन तुम्हारा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल होगा, ना कि एम जी होगा। तो यही लोग गलती करते हैं ज्यादातर, तो ये तुम्हें नहीं करनी है, ध्यान रखना है। जो पूछा है एकदम टू द पॉइंट देखो। इस पॉइंट पर इक्वेट तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं है, और कहीं पर भी नहीं दिया है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ये तब होता जब ये तुम्हारा वी जीरो होता। ये स्टेक, अगर ये स्टैग्नेंट स्टेट पे होता, अब इसके बाद ये दाएं बाएं नहीं जा रहा, रुक गया भाई वहीं पे। बट अभी ये ऊपर जाने की टेंडेंसी है इसकी, वापस से ऐसे जाके ये ऐसे आया, और इसके बाद एक वेलोसिटी है, फिर इसकी वजह से ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए इसके बाद एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है उस वी वेलोसिटी की वजह से।
और वो है तुम्हारी एम वी स्क्वायर बाई एल, और वो हो गई टी माइनस एम, जो टेंशन और एम जी का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू तुम्हें मिल गई, जो कि एम जी से थोड़ी सी ज्यादा है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। तो अब ये वी की वैल्यू कहाँ से लाए यार? वी की वैल्यू हमने निकाली हुई है ऊपर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री है, रख देते हैं यहाँ पे, प्लस एम जी एल टू माइनस रूट थ्री अपॉन एल, इसको हटा दो भाई। तो टेंशन की वैल्यू में यहाँ से ले सकते हैं एम जी प्लस टू एम जी माइनस रूट थ्री एम जी, यानी कि एम जी के साथ टू प्लस वन की हो जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगी हमारी टेंशन की वैल्यू। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। और देखो इसमें एक आध क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा इसमें है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड व्हेन पेंडुलम इज वर्टिकल। जब पेंडुलम वर्टिकल पोजीशन में है, उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा? अच्छा, सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़ा था, तो हमने एक बात करी थी, तुम्हें अगर याद हो, कि जो तुम्हारे दो कंपोनेंट हैं, जिसमें से जो तुम्हारा रेडियल कंपोनेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन, है ना, वो सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड या हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन को थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है, जिसमें वो हर सेकंड या हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। और जो तुम्हारा एटी होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो क्या करता है? वो तुम्हें स्पीड चेंज करने का काम करता है। अगर एटी जीरो है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। बट अगर एटी की कुछ भी एक वैल्यू है, तो मतलब तुम्हारा एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एटी होता है। तो अब जब हम ये वर्टिकल पोजीशन पर तुम्हारा पेंडुलम आ ही चुका है, तो इस पे हमने एफबीडी बना के देखा था कि एक इसका वेट है, एक इसका टेंशन है। तो क्या इसके ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है? फोर्स जीरो है, विच इम्प्लाइज तुम्हारा एटी जीरो है। और एटी जीरो है, तो जो तुमसे पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो भी तुम्हारा जीरो है, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा जीरो। इस पॉइंट पर स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये फिर आगे मोशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है भाई। तो एक और अच्छा क्वेश्चन, ये जनरली पूछ रहा तो नहीं जाएगा, बट अब क्योंकि हम कर रहे थे, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो ये लास्ट है। मैक्सिमम से हमने लगभग लगभग सारी चीजें कवर कर ली है, ये थोड़ा बहुत बचता है, वो एक किरडोफ का भी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हारा बचा कुचा भी कवर हो जाएगा जो छूट रहा है इसमें। बाकी सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली है। तो इसमें पूछ रहा है बाय व्हाट एंगल, मिनट क्या हो गया, बाय व्हाट एंगल एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर इज रोटेटेड, ठीक है, व्हेन बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा नॉट इक्वल टू 30 डिग्रीज टू द टाइम, टू द इंस्टेंट, है ना, व्हेन इट इज वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाता है, तब तक एक्सेलरेशन वेक्टर कितना रोटेट हो जाएगा, जब हमने इनिशियली 30 डिग्री से छोड़ा है, ऐसी चीज ये पूछ रहा है। ठीक है। तो दोनों टाइम पर हमें एक्सेलरेशन वेक्टर समझने पड़ेंगे, जब हमने इनिशियली छोड़ा तब, और उसके बाद जब ये वर्टिकल हुआ तब। तो फाइनली तुम्हारा कुछ ऐसा केस है कि इस तरीके से वर्टिकल हो गया, और इनिशियली तुम्हारा कुछ ऐसा केस है कि भी ऐसे 30 डिग्री पर इससे है। ठीक है। इनिशियल वाले पे अगर हम बात करें, तो इस पर फोर्सेस क्या थी फिर से देखो, एम जी टेंशन, है ना, और वेलोसिटी जीरो है, तो ए आर जीरो है, तो इसके पास बस एक एक्सेलरेशन होगा, जो कि होगा इस तरफ, वो होगा तुम्हारा एटी। और वो कितना होगा, जरा इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी साइन 30 डिग्री, और ये होगा तुम्हारा एम जी कॉस 30 डिग्री। तो एटी तुम्हारा हो जाएगा जी साइन 30। ठीक है। अभी वैल्यू अपने को पता है, और ये बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ना, मैं जरा एक बार फिर से बना रहा हूँ, केवल एक्सेलरेशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो जो एटी की डायरेक्शन है बेसिकली, ये हो गया तुम्हारा बॉब, ये, ठीक है। तो तुम्हारे एटी की जो डायरेक्शन है, वो बेसिकली ये वाली है, जो कि है इससे परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, ये हो गया, और ये एंगल 30 डिग्री है ना, ये हो गया।
और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, जब इसकी बात कर लेते हैं, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा यहाँ पर, तो इसके पास अब इस समय पर 80 है, और केवल ए आर होता है जिसकी डायरेक्शन होती है ये, है ना। तो फाइनल जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसको मैं यहाँ पर जरा यहीं पर बना दूं ताकि तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ जाए, तो वो उसकी डायरेक्शन हो जाती है ये। ठीक है, ये फाइनल है, ए फाइनल बार लिख देता हूँ मैं इसको, और इसको ए इनिशियल बार लिख देता हूँ, डायरेक्शन बेसिकली एक्सेलरेशन की। तो ये कितना रोटेट हुआ, ये बेसिकली इतना रोटेट हुआ है। ये एंगल कितना है, ये एंगल समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये पूरा तुम्हारा 90 है और ये एंगल तुम्हारा 30 है। ये कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, यानी कि 120 डिग्रीज ये रोटेट हुआ। समझ में आया कैसे। ये इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर। इनिशियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 80 है, ए आर 0 है, और फाइनली तुम्हारा ए आर है, 80 है, और ए आर की डायरेक्शन ये है। तो इनिशियल डायरेक्शन ये है, फाइनल डायरेक्शन ये है। रोटेट कितना हुआ, ये है तुम्हारा 90 डिग्रीज और ये है 30 डिग्रीज, फिगर से दिख गया है। टोटल 120 डिग्री ये रोटेट हुआ है। तो बस यही है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अब पेंडुलम के हमने लगभग लगभग सारे केसेस कर लिए, इससे ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक इरडोफ का क्वेश्चन करेंगे, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उससे तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद इरडोफ के एक दो और अच्छे क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं इरडोफ का। एक मिनट यार। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले से नोट करके ले आया था, तो मैंने सोचा अब आगे से ऐसे ही रखूंगा यार कि क्वेश्चन पहले नोट करके ले आऊंगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो तुम वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें स्लाइड्स चाहिए तो मैं इसकी स्लाइड्स टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तुम्हें चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर मैं सारे पीडीएफ डाल दिया करूंगा, तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन वगैरह विद सॉल्यूशन जो अभी हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। तो तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन नोट करना है करो, वरना डायरेक्ट सॉल्व करना है डायरेक्ट सॉल्व करो, नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, हम लोग ज्यादा वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है तुम्हारा एरोडोफ का। एक मिनट यार, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये है तुम्हारा एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.85, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 85 क्वेश्चन, ये दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, बोल रहा है स्मॉल स्फीयर ऑफ मास लेंथ सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड इज टेकन असाइड सो दैट द थ्रेड फॉर्म्स अ राइट एंगल विद वर्टिकल एंड देन रिलीज। तो बेसिकली वही पेंडुलम है। तो अभी हमने जो पहले पूरी एनालिसिस करी उसमें 30 डिग्री पे छोड़ा था, या 90 डिग्री पे छोड़ने को बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें तीन पार्ट है। पहला बोल रहा है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर व्हेन द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन एंड द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जिसमें तुम्हारा थीटा वर्टिकल सही है। तो थीटा तुम्हारा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान रखने का, कि थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थ्रेड का विद वर्टिकल है। तो जो थीटा हमने ऊपर अभी सब जगह कंसीडर किया वही है थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले पार्ट में बोल रहा है थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पर तुम्हें थ्रेड टेंशन बताना है। ठीक है, और एंगल थीटा between the thread and the vertical at the moment when the total acceleration vector of the sphere is directed horizontally। तो मेरे ख्याल से अभी तुमसे हो जाना चाहिए, तो वीडियो पॉज करके तुम एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है कि हमने इस तरीके से एक तुम्हारा पेंडुलम है। ठीक है, इसका मैं से वर्टिकल और अपने अंदाजे से बना ले रहा हूँ। ठीक है, और इनिशियली हमने क्या किया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसको रखा है और इसका इसको रिलीज किया है। ठीक है, बेसिकली ये 90 डिग्री है ना, ये कहना चाह रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है। फिर इसको हम रिलीज करेंगे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर तुम्हें पता होगा कि 90 तक जाएगा, फिर वापस आएगा उसी तरीके से। तो ये है। तो हमें बताना है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये हमें बताना है। तो अब एक जनरल एंगल थीटा पर एनालिसिस करते हैं। तो सपोज ये कुछ मूव करके इतने पर आ गया, इस पोजीशन तक आ गया, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है। ये ध्यान रखना, यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे लिखा है कि जो है डिफ्लेक्शन ऑफ थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल, तो यही थीटा है। ठीक है, ये किसी जनरल स्टैंड पर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया। फोर्सेस बनाते हैं भाई। तो वही तुम्हारी एक हो जाएगी एम जी, और एक हो जाएगी टेंशन। ठीक है, एम जी को रिजॉल्व कर देता हूँ। ये आ जाएगा तुम्हारा एम जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा एम जी साइन थीटा। तो अब किसी भी इस जनरल स्टैंड पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो एटी जो तुम्हारा होगा, वो जो तुम्हें सिंपली दिख रहा होगा जी साइन थीटा है।
और ए आर जो होता है तुम्हारा वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और इसमें बेसिकली एल, इसलिए स्क्वायर बोलता हूँ मैं। वो हो जाएगा तुम्हारा टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा। तो अगर मेरे को ये टेंशन मालूम चल जाए किसी भी तरीके से, है ना, ये टेंशन, तो क्या मुझे ए आर मालूम चल जाएगा? हाँ। और ए आर और ए टी मालूम चल गया तो ए तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो इस टेंशन को मालूम करने की कोशिश करते हैं यार, है ना। आओ, तो यही चीज यूज करेंगे हम बेसिकली। जो तुम्हारा ए आर है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन बेसिकली तो आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है भाई। अब ये v कैसे पता चले, है ना। तो v कैसे पता चलेगा, वही वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो जब हमने इसको रिलीज किया तब से हम यहाँ तक जो आए हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मैं देखा जाए तो हम कितनी हाइट आए, इस h को मैं बोल सकता हूँ, क्या ये एल कॉस थीटा है? ये समझ में आ रहा होगा, ये एल है तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ तक बेसिकली, है ना। ठीक है। तो मैं जो वी स्क्वायर है उसको टू जी एच लिख देता हूँ वैसे ही, जैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे पहले किया था वही चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू जी एच की वैल्यू एल कॉस थीटा हो जाएगी तुम्हारी वी स्क्वायर की वैल्यू। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मैं लिखूंगा एम इंटू में टू जी एल कॉस थीटा बाई एल इक्वल टू टी माइनस जी कॉस थीटा। इतना सिंपल है यार ये, ठीक है। एल से एल काट दो तो टी की वैल्यू आएगी तुम्हारी थ्री एम जी कॉस थीटा। तो एक पार्ट तो तुम्हारा डन हो गया भाई, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, क्या मेरे को ए आर मिल जाएगा? तो ए आर है तुम्हारा टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये ए आर की वैल्यू है, ठीक है। तो ए आर की वैल्यू मैं इसमें टी की वैल्यू रखूंगा तो थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगी टू एम जी कॉस थीटा। ये ए आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ए टी अपने पास पहले से था ही जी साइन थीटा, तो ए जो है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें ए एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पूछा है, ठीक है भाई। इसको मैं अंदर रखता हूँ, ए आर की वैल्यू मैं रखूंगा ये, इसको मैं लिख सकता डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख रहा हूँ फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए टी की वैल्यू मैं लिखूंगा जी साइन थीटा, तो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करूंगा, इसको मैं लिखूंगा थ्री एम स्क्वायर जी स्क्वायर, सॉरी एम नहीं लगेगा यहाँ पे, सॉरी जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए आर लिख रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ। तो ये एम इंटू ए आर है बेसिकली, तो ए आर की वैल्यू इसमें एम से डिवाइड होगा, तो ये बचेगा केवल इतना टू जी कॉस थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जैसे रखोगे ये हो जाएगा, इसको मैंने लिखा थ्री जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने क्यों किया, इसको मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये आ जाएगी तुम्हारी ए आर की वैल्यू प्लस जी स्क्वायर, ऐसा है ना, क्योंकि जी स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस जी स्क्वायर साइन का थीटा जी स्क्वायर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, फिर ए आर नहीं है ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू आएगी जी इंटू में वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा डन हो गया भाई। तो ये तुम्हारा पूरा डन हो गया, दोनों चीजें हमने इसकी सॉल्व कर ली। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है तुमसे थ्रेड्स टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है भाई, आओ देखते हैं। तो अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वही हमने फिर जनरल इंस्टेंट पर अपना एनालिसिस किया। सपोज एट एन एंगल थीटा है ये तो इसके पास वेलोसिटी इस समय पर दो होंगी, मतलब बेसिकली इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूँ तो तुम भी देख सकते हो कि एंगल देख लेते हैं। तो ये एंगल तुम्हारा थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला अगेन थीटा होगा, है ना। तो वेलोसिटी की अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो एक आएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल जो कि होगा तुम्हारा वी कॉस थीटा, ऐसे लिख रहा हूँ, और एक आएगा तुम्हारा वर्टिकल, तो वी साइन थीटा। तो अपने को क्या चाहिए कि ये वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि वी साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए,
तो वी साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो वी की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी थी यहाँ पर, कहाँ गई? वी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ना, ये रही। वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl cos थीटा, यानी कि वी की वैल्यू थी रूट 2gl cos थीटा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि रूट 2gl cos ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, इस पूरे को मैक्सिमम करना है। तो इसको मैं सपोज कुछ मैं एफ थीटा बोल दूं इसको। तो इस एफ थीटा को हमें मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे भाई? भाई डी एफ बाई डी थीटा जीरो कर दूं मैं, तो इससे अपना काम हो जाएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूँ, फालतू का कॉम्प्लिकेट क्यों करता हूँ। इसको मैं जरा ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कि रूट 2gl जो रूट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस पूरे कांस्टेंट को अलग ही कर देता हूँ। तो अपने को अब इस पूरे फंक्शन को मैक्सिमम करना है। ठीक है। ये क्योंकि ये रूट 2gl को फालतू बार बार लेके क्यों घूमे भाई साथ में। ठीक है, ये हो गया। इस पूरे को मैक्सिमम करना है। इसको मैंने कुछ नाम दिया, सपोज भाई एफ थीटा। ये नहीं दिया आपने, ठीक है, ये आप दे रहे हैं एफ थीटा। अब हमें इसको मैक्सिमम करना है। तो डी एफ बाई डी थीटा वही हम जीरो करेंगे भाई। ठीक है। तो ठीक है, तो ये रूट कॉस थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो रूट कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा की पावर हाफ है। तो 1/2 रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन थीटा, और इसके साथ साइन थीटा में एज इट इज लिख देंगे, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा, और रूट कॉस थीटा को वैसे का वैसा लिख देंगे रूट कॉस थीटा। ये तुम्हारा जीरो होना चाहिए। आप देखते हैं इसको। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ से एक काम करेंगे, 2 रूट कॉस थीटा को हम एलसीएम लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट कॉस थीटा इंटू रूट कॉस थीटा इंटू रूट कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये गया तुम्हारा, ये तो नॉन जीरो ही रहेगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो वही कर देता हूँ, सारा कॉस में आ गया, ये हो गया। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। प्लस माइनस आएगा तो वो तुम अपने आप समझ सकते हो कि एक उसके अपोजिट साइड भी सेम टाइप की चीज बनेगी। तो ये हो गया। तो ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। तो इस पॉइंट पर तुमसे टेंशन पूछा था। तो जब कॉस थीटा इतना होगा, है ना, उस टाइम पर तुम्हारी वेलोसिटी, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा v इज मैक्सिमम। ठीक है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी ये पूछ रहा था। अब इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टेंशन की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है शायद। तो टेंशन की वैल्यू होती है 3 mg कॉस थीटा, जो हमने ऊपर इसमें से निकाली थी कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू 3 mg कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 3 mg कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 यहाँ पे रखेंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 mg। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला पार्ट भी। अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट, तो इसमें क्या बोल रहा था, आओ देखते हैं। काफी लंबा हो गया क्वेश्चन इसमें, चलो ये पार्ट अपना डन है ना। हाँ, तो ये पार्ट भी डन है। तो ये बोल रहा है एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि टोटल एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। टोटल एक्सीलरेशन डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड कब होगा, आओ देखते हैं। तो एट अ जनरल इंस्टेंट हम फिर से एक बार एफबीडी बनाएंगे। ठीक है। तो ये रहा वर्टिकल, ये रहा कोई जनरल इंस्टेंट जो कि है एंगल थीटा पर।
तो इस पॉइंट पर इस पर वही फोर्सेस दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जी, टेंशन। अब ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है एट द टाइम व्हेन टोटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डायरेक्शन, पहले तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। अब की बार हमारा फायदा है कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कर लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोल रहा है। अगर वो ऐसा कुछ बोलता है कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाए, या टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाए, या एटी जीरो हो जाए, एआर जीरो हो जाए, तो उन केसेस में हम फिर रेडियल टेंजेंशियल में फोर्स रिजॉल्व करते हैं। बट अभी वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लो। तो टी को रिजॉल्व कर देते हैं भाई। ये थीटा है, ये जाएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा टी साइन थीटा। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारा, एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि टोटल एक्सीलरेशन तुम्हारा हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, यानी कि टोटल फोर्स भी हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो वर्टिकल फोर्स जीरो कब होगा, जब तुम्हारा टी cos थीटा इक्वल टू एम जी होगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम जी की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम जी अपॉन टी, और टी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, थ्री एम जी कॉस थीटा। तो एम जी अपॉन थ्री एम जी कॉस थीटा, जब ऐसा होगा तो तुम्हारा केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एम जी से एम जी कट गया, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री। तो भाई कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। जब ऐसा होगा तो उस टाइम पर तुम्हारा ये बिल्कुल ऐसा रहेगा। ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा आंसर। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आया है, बट हम इसका केवल प्लस वन बाई रूट थ्री लेंगे। पूछो क्यों। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, जो थीटा की लिमिट्स है, बेसिकली थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है, बट फिजिक्स से हमें पता है कि थीटा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ये तुम्हारा एंगल हो गया 90, और ये हो गया -90। तो इस पूरी रेंज में थीटा कॉस थीटा तुम्हारा पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव वैल्यू हम वैसे ही निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू प्लस वन बाई रूट थ्री लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैंने तुम्हें रीजन बता दिया, क्योंकि हमारा जो रेंज है जिसमें थीटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो उस रेंज में तुम्हारा कॉस निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो निगेटिव वाला तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया। तो वो मैथमेटिक्स है, बट हमें क्लियरली दिख रहा है। माइनस वन बाई रूट थ्री कहीं भी ऑप्शन होगा तो टिक मत कर देना। ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। कॉस थीटा यही पूछा था ना तुमसे। हाँ, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बाय वन बाई रूट थ्री ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा डन। ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। इसमें काफी चीजें थी यार, अच्छा क्वेश्चन था। अब पेंडुलम पे एक और क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है, बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड swings in a vertical plane so that its acceleration values in the extreme and the lowest position are equal। ठीक है भाई। तो वही सिंपल पेंडुलम है। ये कह रहा है कि इस टाइप का बेसिकली कुछ अपना सिंपल पेंडुलम होगा। ये मैंने बना दिया वर्टिकल। तो ये होगी इसकी, जो ये कह रहा है कौन सी पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन। ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन सपोज कुछ एंगल थीटा पर होगी, है ना। ये सपोज कुछ एंगल थीटा पर ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये कह रहा है कि इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन वैल्यूज आर इक्वल, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, दोनों केसेस में। तो कल हम ये देख ही चुके हैं भाई कि जब ये यहाँ पर होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होता है जीरो। ये हम कल देख चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। और वो क्यों होता है वो दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। और इसका रेडियल एक्सेलरेशन होता है ना। तो वो कितना है उसकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन। और बेसिकली इसकी वैल्यू होगी वी नॉट स्क्वायर बाई आर। और वी नॉट क्या है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, जो कि इस डायरेक्शन में इसका एक वेलोसिटी होगी वी नॉट। तो वो वी नॉट स्क्वायर बाई आर तुम्हारा ए आर हो गया। क्योंकि नेट तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, तो एक्सेलरेशन हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर केवल रेडियल एक्सेलरेशन है, और ये हो गया इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। और जब ये इस पॉइंट पर है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो कितना होता है, ये हम कल एफबीडी बना के देख चुके हैं। वैसे वो जी साइन थीटा होता है। ठीक है। कैसे होता है तुम जानते ही होगे कि यहाँ पर अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो ये इसका हो गया एम जी, और ये हो गया टेंशन। ठीक है। तो अगर तुम रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो एम जी के दो दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक आएगा ये, और एक आएगा ये,
है ना। तो रेडियल वाले से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि रेडियली तो फोर्स जीरो हो जाएगी यहाँ पर। तो ये जो ये है ये हो जाएगा, ये एंगल तुम्हारा बेसिकली 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल तुम्हारा थीटा है। हाँ, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा एम जी साइन थीटा हो गया, और ये तुम्हारा एम जी कॉस थीटा हो गया। तुम यहाँ से देख सकते हो कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है वो केवल एम जी साइन थीटा है, उसको एम से डिवाइड करोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा तुम्हारा हो जाएगा। तो अब ये कह क्या रहा है कि ये दोनों एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं कि जी साइन थीटा तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ठीक है भाई। अब ये वी नॉट और आर कैसे निकालेंगे? तो वी नॉट स्क्वायर और आर, ये वही हम जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल करके जैसे हमने कल किया था, तो हम कह सकते हैं ना हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी। और सपोज ये हाइट डिफरेंस जो है, ठीक है, एक मिनट जरा मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ। तो अगर ये सॉरी, इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये हो गया, ये हाइट मैं बोल रहा हूँ एच, है ना। तो एम जी एच ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। एम एम कट कर दोगे तो वी नॉट स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा टू जी एच, है ना। तो इसको मैं सकता हूँ टू जी एच बाय आर, ठीक है। ओके। और ये आर बेसिकली क्या है? बेसिकली इस पेंडुलम की लेंथ है, सपोज वो एल थी टोटल लेंथ, है ना, इस पेंडुलम की टोटल लेंथ। तो इसको मैं आर की जगह एल लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। एल क्या होगा भाई? अब ये एच हम लोग को निकालना है, ऐसा हमने कल सेम किया हुआ है क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर ये पूरा का पूरा एल है, और ये वाला जो है तुम्हारा पोर्शन, ये क्योंकि ये भी एल था, तो ये एल कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? और अगर ये एल कॉस थीटा हो गया तो जो तुम्हारा एच है, ये एच है ना, ये एल माइनस एल कॉस थीटा कर दोगे तो तुम्हें एच मिल जाएगा। तो एच को मैं एल माइनस एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू जी एल माइनस एल कॉस थीटा अपॉन एल। एल कॉमन ले लो तो टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा अपॉन एल। तो एल से एल कट कर दिया, और इधर तुम्हारा जी साइन थीटा था, तो इधर जी से जी कट कर दिया, तो यहाँ से अब अपने को मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये इतना सिंपल हो गया। अब इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री बचती है, फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर को मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर करके उस तरीके से कर लूंगा। बाकी तुम वो थीटा बाई टू में भी जा सकते हो, बट उसमें फिर तुम्हें और दिक्कत आएगी, थीटा से थीटा बाई टू में जाना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो कर सकते हो कि साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दो, फिर साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू कट कर दो। वो एक अप्रोच हो सकती है, बट उससे तुम्हारा थीटा बाई टू आएगा, फिर वो पता नहीं कैसी वैल्यू आएगी, तो वो भी एक अप्रोच है। बट मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों साइड, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर इंटू वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया अभी तुम्हें दो स्टेप में समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को मैं इधर नीचे ले आ रहा हूँ डिनोमिनेटर में, वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को यहाँ ले आया इज इक्वल टू फोर, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लॉजिक से लिखूंगा वन माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, यानी कि वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ठीक, अपॉन वन ऐसे लिख दो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वन माइनस कॉस थीटा और यहाँ से एक स्क्वायर ये हटा दिया, और बस यहाँ पर क्योंकि ये नॉन जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कॉस थीटा नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। तो वो वैसे भी नहीं होगा, कॉस थीटा सॉरी, कॉस थीटा वन तुम्हारा होता है जीरो पर, तो थीटा जीरो डिग्री तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से आ जाओ, अब आएगा अपने पास वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फोर अपॉन वन। अब हम यहाँ करते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों साइड। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम ऊपर लिखे, सॉरी, ऐसा करते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। क्यों कर रहे हो देखो, तो ऊपर आएगा तुम्हारा वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन, ठीक है भाई। तो यहाँ से लिखोगे तो ये बनेगा तुम्हारा वन प्लस कॉस माइनस वन प्लस कॉस, यानी कि टू कॉस थीटा न्यूमरेटर में बचेगा तुम्हारे पास, और नीचे बचेगा वन प्लस कॉस प्लस वन माइनस कॉस, यानी कि कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो टू इज इक्वल टू फोर माइनस वन थ्री, फोर प्लस वन फाइव, टू से टू कट गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया कॉस थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि कॉस थीटा थ्री बाई फाइव किस वैल्यू के लिए होता है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 53 डिग्री। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोनिकल पेंडुलम। कल हमने बात करी थी सिंपल पेंडुलम की, और सिंपल पेंडुलम के ऑलमोस्ट सारे केसेस हमने कंप्लीट कर लिए, ऐसा ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते इसमें।
तो मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम की। तो अब ये कोनिकल पेंडुलम क्या चीज है, तो इसको समझते हैं। तो सिंपल उसी टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक सीलिंग हो गई, है ना। ये एल लेंथ की स्ट्रिंग हो गई और इस पर एक बॉब अटैच हो गया, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फिर हम इससे इसको कुछ थीटा एंगल पे ले जाते थे, इस तरीके से। मतलब एक एक्सट्रीम एंगल तक जो हमने बात करी थी। अब जरा मैं वर्टिकल ऐसे डॉटेड से बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ थीटा एंगल तक हम इस पूरे सिस्टम को लेके जाते थे और उसके बाद रिलीज कर देते थे। और जब हम इसको ऐसे रिलीज करते थे तो ये इसी प्लेन में, सपोज ये जो हमारा तुम्हारी स्क्रीन का जो फ्रेम हो गया, सॉरी स्क्रीन का जो प्लेन हो गया उसको मैंने बोल दिया एक्स वाई प्लेन, तो ये इसी प्लेन में ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहता था, ठीक है। बट अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसको पहले इस पोजीशन से ऐसे एक लेकर के तो आए, बट इसको एक वेलोसिटी दी, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, यानी कि इसको एक वेलोसिटी दी, इसको एक v नॉट वेलोसिटी दी। अब वो अंदर इनवर्ट हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है। अभी मैंने इन्वर्ट मान ली, चलो, है ना। तो सपोज हमने इसको एक इन्वर्ट वेलोसिटी दी, बेसिकली कैसे दी। अब अगर तुम इसका एफबीडी देखोगे तो इस पर एक ये टेंशन लग रही थी, है ना, वेट लग रहा था, है ना। तो ये जो वी नॉट है ना, जो हमने इसको वेलोसिटी दी है, ये परपेंडिकुलर है टेंशन से भी और mg से भी, दोनों से परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। तो ऐसे में होगा क्या कि ये पार्टिकल जो है, ये इस तरीके से एक सर्कल, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा सर्कल बन जा भाई मेरे, एक मिनट रुक जाओ भाई, सर्कल बना लेते हैं। चलो ऐसे ही बना लेता हूँ मैं, फ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन करेगा। सपोज अगर ये तुम्हारा स्क्रीन का फ्रेम था इस तरीके से, तो ऐसे तुम लेके गए उसका, इसको इस तरीके से ये कोन टाइप का बनाएगा और इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। समझ में आया। ये था। अभी तक हम क्या कर रहे थे सिंपल पेंडुलम में, सपोज इस तरीके का अरेंजमेंट है, इसको हम कुछ थीटा एंगल पे ले जाते थे और फिर छोड़ देते थे, फिर उसके बाद क्या होता था, ये इस तरीके से इसी प्लेन में ऑसिलेट करता था, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, इसको एक थीटा एंगल पर ले गए और अब हमने इसको एक वी नॉट वेलोसिटी, चाहे इनवर्ड चाहे आउटवर्ड, ठीक है, सपोज इनवर्ड दे दी, तो इस तरीके से ये एक कोन जैसा शेप बनाएगा। अगर इस पूरे को देखोगे तो बेसिकली इसका ये जो टिप वाला पार्ट है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये पूरे इस तरीके का कोन बना रहा है। अब इस सर्कुलर मोशन की एक खास बात है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, है ना। जैसे इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो वी नॉट ही होगी, मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन है, बट स्पीड हर जगह पर सेम ही रहेगी। तो मतलब ये इस तरीके से हर पॉइंट पे तुम देख सकते हो वी नॉट स्पीड ही रहेगी और ये इस तरीके से पूरे में घूमता रहेगा, ठीक। अब इसकी कुछ कैलकुलेशन है, इसका तुम्हें टाइम पीरियड पूछ सकता है क्योंकि ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ये घूम करके आएगा पूरा, फिर अगला रोटेशन चालू करेगा, फिर अगला, सॉरी, अगला रिवॉल्यूशन चालू करेगा, फिर अगला रिवॉल्यूशन चालू करेगा, ऐसे करते घूमता रहेगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, पहली चीज तुम्हें ध्यान इसमें ये रखनी है कि जो तुम्हारा ये वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है टेंशन से भी और वेट से भी, ठीक है। उसके बाद हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, ये जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया तुम्हें, सॉरी, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज होगी, सर्कुलर मोशन है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक तरीके का, और हर पॉइंट पर स्पीड सेम, ठीक है। अब इसमें एक चीज पूछता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, तुम लोग खुद सोचो। टाइम पीरियड होगा कि कितने टाइम में इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है। अगर मैं इस रेडियस को, इस सर्कल के रेडियस को, सपोज इसको, चलो डार्क ही कर देता हूँ ऐसे, इसको मैं बोल देता हूँ आर। तो क्या टाइम पीरियड तुम्हारा टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो सरकमफेरेंस हो गई 2 पाई आर बाई वी नॉट नहीं हो जाएगा। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड किया तो तुम्हें टाइम मिल गया। तो एक रेवोल्यूशन का टाइम, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आर को क्या मैं एल के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एल तो अपने को मालूम था। तो आर क्या एल साइन थीटा नहीं होगा, खुद देखो। एल का एक कंपोनेंट ये हुआ एल कॉस थीटा और ये हुआ एल साइन थीटा। तो आर को मैं सीधे सीधे एल साइन थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 पाई एल साइन थीटा अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड आया नहीं है क्योंकि वी नॉट भी अपने को मालूम नहीं है। टू, ये एल तो अपने को मालूम है, थीटा मालूम है, पर वी नॉट अपने को मालूम नहीं है। तो वी नॉट निकालने के लिए क्या करें, तो एफबीडी देखते हैं इसका भाई एक बार, है ना। तो हमने इसमें फोर्सेस दिखाई थी, ये देखो येलो कलर से फोर्सेस दिखा रखी है, ये एक टेंशन और एक ये वेट। अब एक काम करते हैं ना, टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे और एक आएगा ऐसे।
तो अभी हमने पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। तो कर लेते हैं यार, इस टेंशन के कंपोनेंट लेते हैं। ये कंपोनेंट आएगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ये और ये क्या कहते हैं तुम्हारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये हो जाएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास हो जाएगा टी साइन थीटा। तो अब इस एफबीडी से हम दो चीजें लिख सकते हैं। अगर वाई डायरेक्शन में तुम फोर्स देखो, मतलब इस वर्टिकल डायरेक्शन में तुम अगर फोर्स देखो, तुम कह सकते हो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। और जो टी साइन थीटा है, वो इस सर्कुलर मोशन के लिए, ये जो ब्लू कलर से मैंने मोशन दिखाया हुआ पूरा सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड कर रहा है। तो टी साइन थीटा को लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, वी तुम्हारा वी नॉट है, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ठीक है। और आर क्या है तुम्हारा, एक मिनट, और सही लिखा। तो ये आ गया तुम्हारा टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। यहाँ से टेंशन को एलिमिनेट करते हैं यार, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं। तो tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा, m से m कैंसिल आउट, v नॉट स्क्वायर बाय r अपॉन g। वैसे m और m था तो ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। तो v नॉट स्क्वायर बाय आर जी, ये आ जाएगी तुम्हारी tan ऑफ थीटा की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई आर को मैंने लिख दिया एल साइन थीटा इंटू जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं वी नॉट लिख सकता हूँ रूट ओवर जी एल बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो गई वी नॉट की वैल्यू। तो ये तो हमने निकाल ली एल और थीटा के टर्म में, क्योंकि एल और थीटा अपने को मालूम था। तो ये एक चीज हो गई। अब अपने को चाहिए था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था तुम्हारा, एक मिनट, क्या हो गया, टाइम पीरियड था तुम्हारा टू पाई आर, यानी कि एल साइन थीटा बाई वी नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, और लिख सकते हैं टू पाई एल साइन थीटा अपॉन वी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा रूट ओवर जी एल बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा तुम्हारा, तुम्हारे पास टू पाई एल अपॉन रूट ओवर जी एल रूट कॉस थीटा, इस तरीके से। अब हम इसको ले सकते हैं टू पाई, ये नीचे रूट एल है और ऊपर एल है, तो ऊपर रूट एल बचेगा, एक एक कट जाएगा, तो ये आएगा टू पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई एच। ये आएगा टाइम पीरियड। और ये तुम डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, और ये कैसे निकाला है ये पूरा प्रोसीजर तुम ऊपर से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्सेस वगैरह लिखी, और उसके बाद फिर इस तरीके से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो मैं वहाँ ओमेगा वाला वो कर रहा था, वो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो एक इजी अप्रोच हो जाएगी इसको कंप्लीट, मतलब इसका टाइम पीरियड निकालने की। तो ये एक तरीका तो है ही है, ठीक है। तो वी नॉट जो है बेसिकली, इसको मैं बोल सकता हूँ आर ओमेगा, है ना। या फिर मैं एल साइन थीटा ओमेगा भी बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि आर तुम्हारा एल साइन थीटा था। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है इस सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। जैसे वी नॉट थी तो वैसे ओमेगा हो गई। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं tan थीटा हमने लिखा था वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी। तो वी नॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ओमेगा स्क्वायर बाई आर को लिख सकता हूँ एल साइन थीटा इंटू जी, ठीक है। तो एल से एल ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर से ये गया, यहाँ से बचेगा तुम्हारे पास एल साइन थीटा, ये tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर वही, ठीक है, ये बचेगा, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जी बाय एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी रूट ओवर जी बाय एल कॉस थीटा
और यहाँ से सिंपली तुम टाइम पीरियड को लिख सकते हो, और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, बाय द वे। तो यहाँ से ये कैसे है, ये मैं हम एस एच एम में डिस्कस करेंगे। तो टाइम पीरियड तुम्हारा सिंपली हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई अपॉन, एक मिनट क्या होगा, हाँ, जी अपॉन एल कॉस थीटा। इसको मैं लिखता हूँ 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाय, वही टाइम पीरियड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे किया, ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा जब हम एसएचएम पढ़ेंगे ना। तो वहाँ पे हम सर्कुलर मोशन और एसएचएम को कंपेयर करते हैं। एसएचएम में ही हम सारी टाइम पीरियड वगैरह की बात करते हैं, तो इसीलिए मैं ये मेथड पहले नहीं बता रहा था, बट अभी बता दिया है। नहीं समझ में आया तो उसको तुम अभी छोड़ सकते हो, बाद में समझ लाना। बाकी ये तो है ही है स्टैंडर्ड मेथड जिससे हमने पहले ये डिराइव किया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो बेसिकली ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम है तुम्हारा 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा अपॉन, ठीक। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है। तो हम पहले बोलते हैं, जैसे मान लो कि थीटा जीरो है अगर, तो क्या होगा। तो थीटा जीरो है तो पहले तुम विजुलाइज करो कि होगा क्या, है ना। हम बेसिकली कर क्या रहे थे कि इसको ऐसे थीटा एंगल तक ले जा रहे थे और फिर इसको अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे थे, जिसकी वजह से इस तरीके का ये सर्कुलर मोशन कर रहा था। अब हमने कह दिया थीटा जीरो है, ठीक है। यानी कि अब हम इसको ऐसे नहीं ले जा रहे, हम ऐसे ही रख रहे हैं और अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे हैं। तो अंदर दोगे तो ऐसे, और बाहर दे दोगे तो ऐसे। तो बेसिकली ऐसे ऐसे, और अगर मैं इसी प्लेन को ऐसे घुमा दूं, मतलब बेसिकली ये, तो ये एक सिंपल पेंडुलम ही हो जाएगा। बेसिकली सिंपल पेंडुलम में क्या कर रहे थे, थीटा ले जाकर के ऐसे ऐसे छोड़ रहे थे। अब हम अंदर की तरफ ले जाकर के ऐसे मतलब ये एक ही प्लेन में मूव कर रहा है। तो थीटा अगर जीरो हो गया तो ये सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। तो ये तुम वैसे भी देख सकते हो, मैंने तुम्हें विजुलाइज करा दिया। बाकी फॉर्मूले से अगर तुम देखोगे तो थीटा अगर तुम्हारा जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है। तो टाइम पीरियड सिंपली हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ऊपर वाले फॉर्मूले में कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा। तो क्या ये कोनिकल पेंडुलम बचा, नहीं, ये हो गया तुम्हारा सिंपल पेंडुलम। समझ में आया, मैंने विजुलाइज तुम्हें करा दिया कि कैसे हुआ। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना वाला पार्ट फिर से बता देता हूँ कि थीटा ले जा करके अंदर या बाहर वेलोसिटी देते थे कोनिकल पेंडुलम के लिए, और सिंपल पेंडुलम के लिए थीटा ले जा करके छोड़ देते थे। अब हमने क्या किया, सपोज ये एक्स वाई प्लेन था जिसमें ये हम इसको ले जा रहे थे थीटा, और फिर जेड एक्सेस, जेड के अलोंग हम अंदर या बाहर वेलोसिटी प्लस जेड या माइनस जेड में वेलोसिटी दे रहे थे। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ऐसे रखा है और हम इसको लेके नहीं गए क्योंकि थीटा जीरो है। तो एक्स एक्स वाई में हमने इसको रोटेट नहीं करा। अब हम सीधा अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे हैं, तो जेड में अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे हैं। ये जो ये वाला प्लेन है ना, ये वाला, इस प्लेन में अब ये सिंपल पेंडुलम की तरह चलेगा और उसका टाइम पीरियड वही 2 पाई एल बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक केस और, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्रीज में क्या होगा कि बेसिकली ये है सीलिंग, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख गए, थोड़ा सा ये सटा हुआ ही होगा पर मैं ऐसे बना रहा हूँ। और ये हमने बेसिकली वर्टिकल से ये पूरा तुम्हारा परपेंडिकुलर है, इस तरीके से हमने इसको ले जा करके अब हम रिलीज करेंगे। सिंपल पेंडुलम में क्या होता था कि हम ऐसे 90 तक लेके गए तो ये इधर से घूम के फिर 90 तक, फिर 90 तक, इस तरीके से करता था। बट अब हमको इसको अंदर या बाहर वेलोसिटी देना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इसका एफबीटी बना के देखो एक बार। ये हो गया तुम्हारा वेट, और ये हो गया तुम्हारा टेंशन, है ना। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ दिख रहा है तुम्हें, नहीं। तो इस पोजीशन में क्या ये मेंटेन कर पाएगा अपनी पोजीशन, जैसे ऊपर वाले में तो टी कॉस थीटा जो आता था, टी का कंपोनेंट आता था एमजी को बैलेंस करने के लिए, तो वो सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाता था। बट अब क्या ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, क्योंकि ठीक है सेंट्रीपिटल तुम बोल दोगे कि टी प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट वेट को बैलेंस करने के लिए तो कोई बचे ही नहीं ना। तो जो है जैसे तुम छोड़ोगे ये नीचे आने की टेंडेंसी इसकी बनेगी ऐसे। तो ये 90 डिग्रीज पर तो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और तुम वैसे भी देख सकते हो, फॉर्मूले में देख लो यार, टी इक्वल टू क्या आया था हमारा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी कॉस थीटा। तो कॉस 90 तुम्हारा कितना होता है, जीरो होता है। तो क्या ये नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा फॉर दिस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, 90 डिग्री के लिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मैथ्स ने भी कह दिया कि भाई ये गलत है, नहीं हो सकता। और वैसे दिख ही रहा है तुम्हें कि क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तुम सिंपली लिख सकते हो कि नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल इन दिस केस, इज पॉसिबल इन दिस केस। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ से एक चीज तुम एक पॉइंट नोट कर लो कि फॉर कोनिकल पेंडुलम थीटा कैन नॉट बी। थीटा ये कौन सा एंगल है तुम समझ रहे होगे, मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है। 0 डिग्री, मतलब जीरो भी नहीं हो सकता, और 90 डिग्री, ये दोनों नहीं हो सकता है। और रीजन मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 0 डिग्री से अगर करोगे तो ये सिंपल पेंडुलम हो जाएगा, जो हम पूरा डिस्कस करते हुए आ रहा है। तो 0 डिग्री तो ये नहीं हो सकता, और 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख सकते हो सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसकी थ्योरी में इतना ही है। अब इसके हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसके बाद तुम्हारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। तो यार इरोडोव में इस पे ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन अपने पास जो मेरे पास थे वो मैं लेकर के आया हूँ, तो उनको करते हैं। इरोडोव में मुझे तो इस पे क्वेश्चन नहीं मिला, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन इस पे मिलता है इरोडोव में तो मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, सेकंड। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो इसमें पहले एक फिगर है, वो बना लो, फिर मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है। ये हो गया, क्या ये कुछ इस तरीके से हिंज्ड है ऑन द ग्राउंड, ये फिक्स है, ठीक है। और यहाँ से ये ए, बी, थीटा, एल, और यहाँ पर एक बॉब है जिसका मास है एम, ठीक है। तो अब मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा है रॉड ए बी, रॉड ए बी इज ऑफ लेंथ एल। तो रॉड ए बी की लेंथ भी एल है, ठीक है, यहाँ लिख दिया। विच इज रिजिडली फिक्स्ड, विच इज रिजिडली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोल, टू अ वर्टिकल पोल, ठीक है। A light string of length L, a light string of length L। तो अब ये स्ट्रिंग की बात हो रही है जो बी से बॉब स्मॉल एम वाले को कनेक्ट कर रही है, उसकी। A light string of length L is attached to end B of the rod, is attached to end B of the rod. Free end of string is attached with a small mass M. Free end of string is attached with a small mass small m, is attached with a small mass small m, okay. Now the whole system starts rotating. Now the whole system starts rotating. About the vertical pole, about about the vertical pole
with angular velocity with angular velocity omega, then find L, then find L क्या हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि अब इस पोल के अबाउट पूरा का पूरा सिस्टम कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगा। इसमें से तुम्हारी ये जो ए बी रॉड है, ये रिजिड रॉड है, ये इस तरीके से फिक्स्ड है। और ये एक स्ट्रिंग है जिस पर एक ये मास जो है जिसका सॉरी ये स्मॉल ऑब्जेक्ट या स्मॉल बॉडी जो भी कह सकते हो, वो लगी हुई है जिसका मास है एम, ठीक है। ये बोला रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल विच इज रिजिडली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोल, तो इसकी भी लेंथ एल है, rigidly fixed to a vertical pole. A light string of length L, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ भी L है, is attached to the end B of the rod, तो यहाँ से स्ट्रिंग अटैच्ड है, ओके। फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड विद अ स्मॉल मास स्मॉल m, तो ये ठीक है, ये लिख दिया। नाउ द होल सिस्टम स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल पोल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस पोल के अबाउट ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से ओमेगा से रोटेट करने लगा, तो ये भी दिख रहा है, ठीक है। देन फाइंड L क्या होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूँ। चलो तो चलो देखते हैं इसको। तो इस तरीके की ये पूरा वो हो गया, ठीक है। तो इसका अगर अब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो इस मास m पर क्या क्या फोर्सेस होंगी। एक होगा इसका वेट, दूसरा होगा ये स्ट्रिंग का टेंशन, ऐसे दिखा देता हूँ, टेंशन। तो इस टेंशन के अब मैं वही फिर से कंपोनेंट लेता हूँ, मिनट। तो इधर आएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा, ये वर्टिकल है यार, थोड़ा सा बनने में ऐसे हो गया, ठीक है। और ये आएगा तुम्हारा टी साइन थीटा। अब इक्वेशन दिखते हैं यार। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तुम सीधे कह सकते हो कि टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं हम कि टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। और टी साइन थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा तुम्हारा, या सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको मैं एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूँ, या इसको मैं सिंपली एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ, कि अपने को वी नहीं दिया है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, तो पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब बात यह है कि ये आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो आर की वैल्यू होगी इस एक्सिस से इस बॉब का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यही इस क्वेश्चन में कैच था बस, बाकी तो ये सिंपल है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का तो तुम्हें गिवन ही है एल, और ये वाला कितना होगा, क्योंकि ये एल है, तो ये एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा, खुद देखो। क्योंकि इस एल के जब तुम कंपोनेंट्स दोगे, एक मिनट, इस एल के जब तुम कंपोनेंट दोगे तो ये होगा तुम्हारा एल कॉस थीटा, और ये आएगा तुम्हारा एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा जो है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एल प्लस एल साइन थीटा। तो आर को मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू एल प्लस एल साइन थीटा, हम लिखेंगे एल इंटू में वन प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई। तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशंस। तो एक काम करते हैं ना कि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो अपने को मिलेगा tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा एम, आर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ एल इंटू वन प्लस साइन थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। एम से एम कैंसिल आउट, ये बचेगा तुम्हारा एल ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू में वन प्लस साइन थीटा, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू tan थीटा की, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू सिंपली लिख दो यार, ये हो जाएगी जी tan थीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन थीटा। ये सारे अपने को नोन है, थीटा और ओमेगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा सिंपली, बस यही तुम्हें निकालना था। तो बस यही था इसमें, तो इस क्वेश्चन में कैच बस यही था कि अगर ओमेगा गिवन है, तो अपने को पहली बात वो फोर्सेस, तो तुम हर जगह कोनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन पे यही करना होता है, जैसे हमने डिराइव किया था ना कि फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में वो किया, फिर उसके बाद ये इन दोनों को वर्टिकल में इक्वेट कर दिया और हॉरिजॉन्टल में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। और यहाँ पर क्योंकि ये ओमेगा था, तो ये जो तुम्हारा आर होगा वो होगा एल प्लस एल साइन थीटा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सारे ही एडवांस लेवल क्वेश्चन है। जेई मेन में तो ये सब चीजें यार आती भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो जेई मेन स्पेसिफिक अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो यार अभी मैं एक चीज कहूंगा कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो ऐसा मत सोचो कि सारे चैप्टर्स बस जेई मेन स्पेसिफिक कर लेता हूँ अभी और एडवांस की तैयारी नहीं करता हूँ, फिर तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और उस समय फिर परेशान होगे जब तुम्हारा फर्स्ट जेई मेन खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो इससे अच्छा अभी तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है एडवांस के लिए, तो उसके लिए तुम ये फॉलो करते रहो और इसके क्वेश्चंस करते रहो। इसके अलावा तुम्हें जैसे मैंने बताया इरोडोफ के तो मैं सारे प्रॉब्लम्स करा ही रहा हूँ। इसके अलावा तुम एडवांस्ड के पीवाईक्यूज भी अब बाय द वे मैं कराऊंगा, उस पर पूरी सीरीज में कराने वाला हूँ आफ्टर फर्स्ट डे में, ठीक है, तो वो तो हो जाएंगे। उसके अलावा तुम्हें कोई भी एक एडवांस लेवल बुक जो भी तुम चाहते हो, सिंगेज या कुछ भी, उसके सिंगेज कर रहे हो तो केवल इलस्ट्रेशन वगैरह कर लो, बैक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज कर लो। इतना तुम्हारे पास टाइम है मेरे ख्याल से, अभी भी हो सकता है। नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी छोड़ो, केवल इलस्ट्रेशन कर लो। तो इतना मोर देन इनफ होगा अभी के लिए। एडवांस के लिए तो स्टेप्स में चलते हैं, मतलब अभी तुम इलस्ट्रेशन करो, क्लास देखो, और इरोडोफ तो मैं करा ही रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें टाइम मिला अगर बाद में रिवाइज करते वक्त आफ्टर फर्स्ट में, तो तुम वो कर लेना, एक्सरसाइजेस कर लेना बीच वाली जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस वगैरह है। बाकी केवल इलस्ट्रेशन ही मोर देन इनफ है, मैंने खुद यही किया था लास्ट क्लास में। तो ये कर सकते हो। और अभी यार जेई मेन सेंट्रिक मत हो जाओ कि मतलब जेई मेन के हिसाब से मैं सारे चैप्टर्स ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा यार। हो सकता है जेई मेन में भी उतने मार्क्स ना आए और फिर एडवांस में तो वेस्ट है वो, मतलब अगर तुमने ऐसा किया तो एडवांस के लिए तो जीरो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वो मत करो। जेई मेन स्पेसिफिक मैं वीडियो इस पे हर चैप्टर पर एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम केवल वही डिस्कस करेंगे जिसपे जेई मेन क्वेश्चन देता है। और वो एक वीडियो से तुम्हारा उस चैप्टर का ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। 10% कुछ इधर उधर पूछ सकता है, और 90% भी बहुत होता है, मतलब 90% तो रिपीटेड ही आता है जेई मेन में। ऑलमोस्ट 100% तीन चार कॉन्सेप्ट है ना, तुम देखोगे हर चैप्टर में कुछ चार पांच कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पर जेई मेन रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है, तो हम उन वीडियोस में उनको कवर करेंगे ताकि तुम्हारी जेई मेन में एक 99 प्लस परसेंटाइल आ सकती है अगर तुम उसको अच्छे से करते हो तो जेई मेन का टेंशन अभी मत लो, अभी एडवांस के हिसाब से देखो। और उसके लिए फिर हम ये कर ही रहे हैं तो ये सीरीज फॉलो करते रहो। और इसका मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि फर्स्ट जेई मेन के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसका पूरा शेड्यूल मेरे पास है, वो मैं एक दो दिन के अंदर चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, तो तुम्हें उसके बाद सारे डाउट्स तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और जिस लेवल पे हम कर रहे हैं ना, वो काफी सही लेवल है, एडवांस लेवल प्रॉपर, ठीक है। कोई मजाक नहीं चल रहा है, मतलब जो है कि जेई मेन लेवल का बता दिया, तो ये प्रॉपर एडवांस लेवल के हिसाब से है ताकि तुम्हारे एडवांस में अच्छे मार्क्स आए। मेन तो यार देखो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो वो तो कर ही लोगे, और उसके लिए हम अलग से सीरीज बनाएंगे जब जेई मेन पास आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर, पूरा दिसंबर और वही आधा जनवरी, तो उसमें हम पूरा फिजिक्स कवर करेंगे। जेई मेन का पर चैप्टर एक वीडियो आएगी, ठीक है, और उसमें सारी चीजें होंगी। और पीवाईक्यूज तो ऐसा है कि जेई मेन के एक एक मिनट के हैं, ठीक है। तो वो 1 मिनट वाली सीरीज मेरी अभी थोड़ी दिन से बंद हो गई थी, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1 मिनट वाली सीरीज है, फिर तुम उसके पीवाईक्यूज देख लेना, मैं एक बार तुम्हें वो वीडियो बना के दिखाऊंगा, कुछ पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम पीवाईक्यूज फिर तुम्हारे उस 1 मिनट से कवर हो जाएंगे, मतलब। तो उतना सफिशियंट होगा मेन के लिए, तो अभी मेन के लिए टेंशन मत लो। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, एडवांस के हिसाब से ही चलो और ये सीरीज प्रॉपर फॉलो करते रहो। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए बी। अभी फिगर बना लो फिर समझ में आएगा। से यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा यही कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके। ओके। तो इसको मैंने बोल दिया S1 जिसकी लेंथ है L, ये है S2 मतलब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, और इसकी लेंथ भी है L, और ये रेडियस R, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, ठीक है। तो इसे बोल रहा है कि ये टोटल फिगर हो गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स of equal length. Two ends of string are fixed. Two ends of strings are fixed
at 2 points A and B. ठीक है, at 2 points A and B of a vertical pole. Distance between A and B is 2 meter. Distance between A and B is 2 meter. ठीक है. The particle is made to describe a horizontal circle as shown in figure. बेसिकली है कोनिकल पेंडुलम टाइप की चीज, बट इसमें अब की बार ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ए और बी, है ना. और इन पॉइंट्स से फिर दो स्ट्रिंग्स गई हैं, जो कि दोनों की लेंथ एल है. ठीक है. और वो दोनों स्ट्रिंग से तुम्हारा जो मास है वो कनेक्टेड है. ठीक है. और इस तरीके से सर्कुलर मोशन ये कर रहा है. ठीक है भाई. एज शोन फिगर विथ बोथ स्ट्रिंग्स डॉट, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक टेंशनलेस स्ट्रिंग है. ठीक है. देन अब इसमें दो पार्ट्स है. तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो तुमसे बोल रहा है वो है द रेशियो ऑफ टेंशंस, द रेशियो ऑफ टेंशंस इन स्ट्रिंग्स, इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में टेंशन की रेशियो बतानी है. बेसिकली T1/T2, है ना. इफ ओमेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है या फिर तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है तुम्हारी 2√10 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग विल बी जीरो. तो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाए उसके लिए क्या ओमेगा होना चाहिए. तो ये है पूरा क्वेश्चन. तो एक बार तुम पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ. तो चलो डिस्कस करते हैं इसको. ठीक है. तो यही है कि ये बेसिकली क्वेश्चन में बोल के रहा है पार्टिकल इज अटैच टू टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है. फिक्स्ड एट 2 points A and B. ठीक है, वो भी दिख रहा है. ऑफ अ वर्टिकल पोल डिस्टेंस बिटवीन A and B इज 2 meters. ठीक है. ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 meters दिया हुआ है. ओके. ये एक इन्फॉर्मेशन है. द पार्टिकल इज मेड टू डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एज शोन इन फिगर. ठीक है. अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों स्ट्रिंग्स डॉट भी है इसके अलावा. तो रेशियो ऑफ टेंशन पूछ रहा है अगर ओमेगा की वैल्यू ये. ठीक है. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करें. तो एफबीडी बनाते हैं भाई, कुछ नहीं समझ में आता तो इसका अगर एफबीडी में क्वेश्चन में बना देना तो अलग से फिगर बना लेना. तो एक इस पर इसका वेट लग रहा होगा mg. ठीक है भाई. और एक ये लग रहा होगा इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन T1, और अब एक फोर्स और है क्योंकि यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग भी है, तो ये हो गया तुम्हारा T2. तो ये केवल तीन फोर्सेस इसमें हो. और इस एंगल को सपोज अभी मैंने के मान लिया है थीटा. ठीक है. अपने आप से मान लिया है, ये गिवन नहीं था. ठीक है.
तो अब जरा इन T1 T2 को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो T1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, T1 cos थीटा, और एक इधर आएगा T1 sin ऑफ थीटा। T2 को रिजॉल्व करोगे तो एक इधर आएगा कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे T1 सॉरी T2 cos थीटा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है, और एक इधर आएगा T2 sin ऑफ थीटा। अब इक्वेशन देखते हैं, पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वल कर दो, वही हर जगह वही करना है यार। तो हम लिख सकते हैं कि T1 cos थीटा इक्वल टू mg प्लस T2 cos थीटा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos थीटा। ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन होगी। हॉरिजॉन्टल में क्या है, T1 sin थीटा और T2 sin थीटा दोनों ऐड ऑन होकर के नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज करते हैं क्योंकि ओमेगा गिवन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा, क्योंकि हमने खुद माना है तो हम उसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और T1 और T2 का तो रेशियो ही पूछा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा कॉमन लेता हूँ। ठीक है, साइन थीटा कॉमन लेने पे मैं अंदर लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T1 cos थीटा, ये एक इक्वेशन है जिसका अपने को यूज पड़ेगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ पे मैं cos थीटा कॉमन लेता हूँ। ठीक है, अंदर लिखता हूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg। ये एक इक्वेशन है जिसका अपने को यूज आएगा। तो यहाँ से हमें काम करते हैं 1/2 कर लेते हैं, 1/2। ये क्यों, ताकि tan थीटा और ये m कैंसिल आउट हो जाए इस तरीके से। हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू में T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई m, और m कैंसिल आउट। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं, है ना। क्या हम फिगर से tan थीटा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये टोटल ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये 2 मीटर है, और ये आर है, ये एल है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ट्राइंगल देखूं, तो क्या ये तुम्हें सिमिलर ट्राइंगल नहीं दिख रहा है ही है, क्योंकि तुम देख सकते हो ये थीटा, ये एल, ये दो साइड और साइड तो सेम ही है, एल और आर, एल और आर, तो ये साइड भी सिमिलर ही होगी। ठीक है, तो इसको मैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे देख लो। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल है ना। तो ये भी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि हम मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि हमारा जो एओ है वो बीओ के बराबर है, मतलब ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ के बराबर है। और अगर ए बी टोटल 2 है तो एओ और बीओ दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ सिंपली। तो इसी को अब हम यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ से अगर tan थीटा लिखूं इससे, तो क्या वो r/1 नहीं हो जाएगा, r/ao, यानी कि r/ao, यानी कि r/1। तो tan थीटा इक्वल टू आर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिंपली। तो tan थीटा की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया r। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आर। तो आर से आर काट दो, यहाँ से कर सकता हूँ T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब रेशियो पूछा है अपने से, T1/T2 पूछा है, जो जैसे हमने आज के पहले क्वेश्चन में किया था, वही करते हैं कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2 माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा T1 प्लस T2 प्लस T1 माइनस T2, यानी कि 2T1 अपॉन नीचे बनेगा 2T2, ये गया, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस जी। अब ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास 2√10, तो T1/T2 की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ से, तो 2√10 का स्क्वायर, यानी कि
2√10 का स्क्वायर प्लस जी को हमने 10 ले लिया अपॉन 2√10 का स्क्वायर माइनस 10 ले लिया। तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा तुम्हारे पास 440 प्लस 10 अपॉन नीचे आएगा 40 माइनस 10 यानी कि 50/30। ये जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू 5/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। आओ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग विल बी जीरो। तो हम कौन सा रिलेशन यूज करें? तो हम ये वाला सीधे सीधे रिलेशन उठाते हैं, T1 + T2, ये वाला अपॉन T1 - T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ ये वाली चीज, T1 + T2 अपॉन T1 - T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो T2 जीरो हो गए क्योंकि T2 हमने जीरो बोल दिया, लोअर स्ट्रिंग में जीरो। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, मैं शायद मिस कर रहा हूँ। हाँ ठीक तो है, सही है, सही है, ठीक है। तो इधर बचेगा T1/T1, इसको मैं बोल दूंगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो ओमेगा तुम्हारा हो जाएगा √G, यानी कि √10 मीटर पर, सॉरी रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, बस इतना सिंपल था ये। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी फिगर है, पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरीके की कुछ क्यूब टाइप की चीज है। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये बेसिकली स्ट्रेट है। ब्लॉक जिसका मास है m। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा मैंने दूर करके बनाया, बट इससे इससे सट के इस तरीके से है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से ऐसे घूम गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसे सट के घूमेगी, बट विजुलाइज करने के लिए ये बेटर है, तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर है एक तुम्हारा ए पर मास m का बॉल। ठीक है, अब ये है आर, और इस आर रेडियस के सर्कल में ये इस तरीके से घूम रहा है इसी प्लेन में। ठीक है, थोड़ा सा खराब बन गया फिगर, को फिर से बना देता हूँ। ठीक है, तो समझ जाना यार, फिगर नहीं बन पा रहा है बहुत अच्छा। आई थिंक मैंने अपना बेस्ट दे चुका हूँ यहाँ पे, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। ये लेंथ एल है, ठीक है, ये वाली। तो बेसिकली ये, ठीक है, जो स्लैंट वाली लेंथ, ठीक है, ये है। तो लैंग्वेज दिखाता हूँ, तो मतलब लैंग्वेज लिखता हूँ तो फिर उससे तुम्हें और आइडिया होगा। ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी मिर्ची बन गई, बट वो स्ट्रेट है, ठीक है, वर्टिकल। तो लैंग्वेज लिखते हैं, ब्लॉक बी ऑफ मास स्मॉल एम, ब्लॉक बी ऑफ मास स्मॉल एम and a small particle A of mass small m, and a small particle A of mass small m are connected in to the ends, are connected to the ends of a light string, okay, which, yeah, wait, which, ठीक है, light string which passes through a fixed smooth narrow vertical tube, passes through a
फिक्स स्मूथ नैरो वर्टिकल ट्यूब, नैरो वर्टिकल ट्यूब। अच्छा ये फिक्स स्मूथ क्यों बोला है? ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इसका यहाँ वॉल से भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब ये यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सट के घूमेगा, तो हमने ऊपर करके दिखाया इस पॉइंट पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए फिक्स स्मूथ पहले ही बोल दिया। फिक्स स्मूथ सॉरी फिक्स स्मूथ नैरो वर्टिकल ट्यूब, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ये फिर से उसी टाइप का जैसा पिछले क्वेश्चन में हम देखते आ रहे हैं। द पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल around the tube and block B remains stationary during motion। ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। ब्लॉक बी रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग मोशन, मतलब ये मूव नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा ये तुम्हें देखना है। स्टेशनरी ड्यूरिंग मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में ज्यादातर यही है यार, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको बस अप्लाई करते जाओ, और एमपीटी वगैरह बनाते जाओ और चीजों को देखते जाओ। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हैं वो सब हमने डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, और ड्यूरिंग मोशन हर टाइप की प्रॉब्लम्स में यही है। अब ये पेंडुलम चल रहा है, इसमें भी वही है, ऑफ द पार्टिकल। अच्छा चैप्टर है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब, ये एकदम क्लियरली दे रहा है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब, मतलब बेसिकली इसी पार्ट की लेंथ, ये वाली, इसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, केवल ये वाली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब इज एल, जो कि गिवन भी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, या तुम कह सकते हो रेडियल, वो भी कह सकते हो, ठीक है, सेम ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है बेसिकली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी, इस बात पे ध्यान रखो। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, तो एक बार तुम इसको अपने आप से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज के लिए, फिर इसके बाद हमारा कोनिकल पेंडुलम खत्म हो जाएगा। फिर इसमें लॉज ऑफ मोशन है, मेरे ख्याल से एक लेक्चर या मैक्सिमम दो लेक्चर और लगेंगे, बट हमने एक आध ज्यादा दे रखा है, हमने भी तीन सोचे, बट मैक्सिमम दो लगेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला पार्ट करना है, वो बहुत छोटा सा है, और बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स वाला पार्ट करना है, ठीक है, बाकी हमारा सारा हो चुका है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें यही है, सिचुएशन को समझना है पहले। ब्लॉक बी ऑफ मास स्मॉल एम, तो इसका भी मास स्मॉल एम है, और एक ये ब्लॉक ए ऑफ मास स्मॉल एम, दोनों मतलब स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, ये कनेक्टेड है लाइट स्ट्रिंग से, तो ये स्ट्रिंग एकदम लाइट आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, विच पासेस थ्रू अ फिक्स स्मूथ, ये यहाँ साफ साफ लिखा है फिक्स स्मूथ नैरो वर्टिकल ट्यूब, यानी कि यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनकी वॉल पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। द पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल अराउंड द ट्यूब, इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कोनिकल पेंडुलम तुम्हारा कर रहा था, ठीक है, horizontal circle around the tube, and block B remains stationary during the motion of the particle। तो ये एक important सॉरी important इंफॉर्मेशन है कि ब्लॉक बी हमेशा रेस्ट पर है, ठीक है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब इज एल, तो ये लेंथ एल है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या है, तो पहले एफबीडी बनाएंगे, फिर वही हमेशा की तरह। तो इसका अगर हम बनाते हैं, तो एक इसका ये हो गया वेट, एंड दिस इज योर टेंशन। फिर वही टेंशन के कंपोनेंट्स दे लेता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा टी कॉस थीटा, ये थीटा हमने खुद माना है, ठीक है, तो थीटा हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, और ये हो गया तुम्हारा टी साइन, ठीक है। स्मॉल एम की एफबीडी पर आते हैं, इस पर इसका एक वेट है, और जो टेंशन यहाँ थी, क्योंकि एक लाइट स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन यहाँ पर भी होगी, ये हो गया एक और टेंशन, बस।
अब इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो पहले बी ब्लॉक को निपटाते हैं भाई। तो इसमें बोल रहा है कि ब्लॉक बी रिमेन स्टेशनरी, यानी कि टी इक्वल टू एम जी, मैं सिंपली लिख सकता हूँ। तो इसमें फोर्सेस बैलेंस करती हूँ। ये एक इन्फॉर्मेशन, यहीं पे काम खत्म। अब यहाँ पर तुम एक चीज और लिख सकते हो कि टी कॉस थीटा जो वो भी तुम्हारा एम जी के बराबर है ना, इससे। और टी साइन थीटा जो है वो है तुम्हारा एम एल ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो रेडियस है ये एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि एल इसका साइन थीटा, ये कॉस थीटा। तो आर को मैं एल साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये तो कई बार कर चुके हैं आप, है ना। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा चला गया, तो याद रख सकता हूँ टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो एक ये हो गया, और एक अपने पास है टी इक्वल टू एम जी। तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो मैं यहाँ सॉरी टी इक्वल टू एम जी और टी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम जी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तुम्हारा टी सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया, एम से एम काटो, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल आ जाएगा। तो ओमेगा तुम्हारा आ जाएगा रूट ओवर जी बाई एल। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये अगर तुम्हें नहीं पता हो तो अभी तुम इतना समझ लो, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये पता होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो ओमेगा जो होता है वो तुम्हारा आता है 2 पाई एफ, यहीं से तुम्हारा आता है फ्रीक्वेंसी को 2 पाई बाई ओमेगा। तुमसे ओमेगा नहीं पूछा है, एफ पूछा है, तो एफ की वैल्यू जाएगी 2 पाई बाई रूट ओवर जी बाई एल है। सॉरी, एक गलती हो गई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई एफ। ठीक है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, सॉरी माई मिस्टेक। तो ये इससे आया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हो जाएगी रूट ओवर जी बाई एल अपॉन 2 पाई। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है यार। तो तुमने सारे क्वेश्चन में देखा होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आज, सब में यही करना है। एक तो तुम वो फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई जी, सिंपल पेंडुलर, और कैसे डेरिवेशन किया वो याद रखना। और उसी डेरिवेशन के तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए कि बेसिकली फोर्सेस को रिजॉल्व करना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और वर्टिकल तुम एक दूसरे से इक्वेट कर दो। अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है, बाकी और कुछ भी दे दे। अब जैसे यहाँ पे ब्लॉक जोड़ दिया, पिछले वाले में दो स्ट्रिंग थी, या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम इस तरह का अब हर क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोनिकल पेंडुलम में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप तुम्हें आज इतना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें ये डाउट आया था। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा है तो डॉट टेन कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को पता चल सके कि कितने लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।